नेपाल में जिंजी के उग्र विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली की सरकार गिरा दी। उन्हें जान बचाकर भागना तक पड़ा। जिंजी आंदोलन की धार इतनी तेज थी कि ओली की सरकार 2 दिन भी प्रदर्शनकारियों का सामना नहीं कर पाई। अब अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है। जिंजी नेताओं का ग्रुप ये चर्चा में लगा है कि नेपाल का कमान अब किसे सौंपा जाना चाहिए। नेपाल में तख्ता पलट करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिंजी के कई नेता गुरुवार को सामने आए। वे लोग सेना हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे। नेपाली सेना राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जिंजी नेताओं के बीच अंतरिम सरकार के मुखिया के नाम पर चर्चा भी हुई। इन्हीं जिंजी नेताओं में 24 साल की एक लड़की भी शामिल रही, जिसने पर्दे के पीछे से आंदोलन को हवा देने का काम किया था। इस लड़की का नाम है तनुजा पांडे। वो पेशे से एक अधिवक्ता है। तनुजा एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पर्यावरण को लेकर काम करती रही हैं। आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो तनुजा ने इसमें मुखर भूमिका निभाई। अब ओली की सरकार गिरने के बाद सेना के अधिकारी तनुजा से सीधे संपर्क में हैं। ओली की सरकार गिरने के बाद तनुजा ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि हमने किसी राजनेता को अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में विरोध किया है। हमारा मानना है कि नागरिक समाज को अब कमान देने की जरूरत है, जिससे भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। बता दें कि तनुजा का जन्म नेपाल के कैलाकी जिले में हुआ है। तनुजा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई झापा में हुई। तनुजा के नाना जी रमेश नाथ पांडे नेपाल के दिग्गज नेता रहे हैं। रमेश नाथ पांडे साल 2006 में नेपाल के विदेश मंत्री बनाए गए थे। लिंक्डइन के मुताबिक तनुजा ने नेशनल लॉ कॉलेज नेपाल से पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई के बाद तनुजा सोशल एक्टिविज्म में आ गई। तनुजा इसके बाद से ही काठमांडू में एक्टिव है। उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ दिन नेपाल कांग्रेस की यूथ विंग में भी वो रही। 2018 में तनुजा ने हरीन नाम का एक संगठन बनाया। इसका मुख्य काम पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करना है। तनुजा अब जिंजी आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर सामने आई। अंतरिम सरकार के गठन में भी उनकी भूमिका होगी। हालांकि अब तक अंतरिम सरकार के मुखिया को लेकर जिंजी नेताओं के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। नेपाल की मौजूदा स्थिति के बारे में एक्सपर्ट्स की राय भी जान लीजिए। नेपाल में हालात जो थे वो कोई बहुत अच्छे तो थे नहीं। इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बहुत सारे थे। उसके साथ साथ जो राजनीति थी उसमें भी आप समझें कि जैसे खड़ा हुआ पानी जो सड़ जाता है वैसी हो गई थी। उठापटक चल रही थी राजनीतिक। साल 1.5 साल में सरकारें बदल रही थी। जो राजनेता थे वो जनता की जो समस्याएं थी उसको एड्रेस करने के बजाय अपने जो दरबारी षड्यंत्र होते हैं कि कौन सत्ता में आएगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो खेल रहे थे। और हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे नेपाल में। तो हालात का एक अपना दबाव था और छोटे छोटे इंसिडेंट्स चलते जा रहे थे जो एक उबाल बना रहे थे। जो राजनेता थे वो क्योंकि राजनीतिक उठापटक में फंसे हुए थे तो इसलिए शायद जो एक राजनेता का एक कर्तव्य होता है कि ज़मीनी स्तर पर क्या आवाज़ें हैं, जो सड़क की बात संसद में कैसे लेकर के आई जाए, उसमें वो मेरे ख्याल नाकाम हो गए थे। और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उबाल उनकी नाक के नीचे हो रहा है। और फिर एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि सारा का सारा जो एक विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा हो रहा है वो फट जाता है और वो फट गया। अब इसको क्या किसी ने किसी की डायरेक्शन के थ्रू हुआ नहीं हुआ, ये तो अभी कहना बड़ा मेरे ख्याल वक्त से पहले की बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़रूर कुछ तंजीमें ऐसी होंगी, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने आह्वान किया होगा लोगों का कि सड़कों पे उतरो क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर निकल गया। ये ज़रूर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ और जो ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा संयोजित हों, उन्होंने सोचा कि यार ये अच्छा मौका है, इसमें उपद्रव को और बढ़ाओ। अब जो उस दिन फायरिंग हुई है उसमें 20-25 लोग मारे गए हैं। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि क्या वो सिर्फ सारे के सारे पुलिस फायरिंग से मारे गए हैं या किसी प्राइवेट फायरिंग से मारे गए हैं, क्योंकि जब इस तरीके का उपद्रव होता है तो फिर जो शरारती तत्व होते हैं वो भी आकर अपना हिस्सा डालते हैं। और जब वो बात फट जाती है और एक कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर वही दृश्य होते हैं जो हम श्रीलंका में भी देख चुके हैं, बांग्लादेश में भी देखा, अब हम नेपाल में देख रहे हैं। कुछ वर्ष पहले हम पाकिस्तान में भी यही देख चुके थे। जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था
और जिस तरीके का उपद्रव हुआ था पाकिस्तान के शहरों में और सड़कों पर, वो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो गुफ्तार के गाजी हैं, तो इसलिए वो बस थोड़ा बहुत करके वो ठंडे हो गए बैठ के। उनमें ज़्यादा क्षमता नहीं थी एक लंबी लड़ाई लड़ने की। और जो बाकी देशों में, क्योंकि पंजाब जो है वो वैसे भी वहाँ की एक टेंडेंसी है कि सर नीचे करो तूफान निकल जाएगा, फिर उसके बाद खड़े होके बड़क मारो। तो वो पाकिस्तानी पंजाबियों ने भी यही किया। तो इस वो ज़्यादा उनकी बढ़क होती है, उसमें औकात नहीं होती। लेकिन बाकी देखो जगहों पे हमने देखा है कि लोग सड़कों पे उतरे। बांग्लादेश में भी काफ़ी देर से वो चल रहा था एजिटेशन, श्रीलंका में भी यही हुआ, तो नेपाल में भी वही हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हो तो गया है, लेकिन कोई क्लियर रोड मैप नहीं है कि आगे कहाँ जाना है। यहाँ से आगे कैसे स्थिरता वापस लेकर के आनी है, राजनीति को पटरी पे चढ़ाना है ताकि दोबारा से एक चुनाव हो सके, लोगों के प्रतिनिधि जो हैं वापस संसद में आए। अब वो संसद भी जल चुका है, तो पता नहीं कहाँ पर बैठेंगे वो। लेकिन अब वो प्रक्रिया क्या होगी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जो इस्टेब्लिश पार्टीज थी, मेरे ख्याल वो तो अपना जो बेसिस है वो खो चुकी हैं। जिस तरीके से उन पार्टीज के नेताओं को उनके दफ्तरों को टारगेट किया गया, उससे तो ये पता लगता है कि उनके खिलाफ कितना रोष है जनता में। तो उनकी क्या अब स्टैंडिंग है कि वो कोई भी किरदार अदा कर सकें। लेकिन क्या जो दूसरे लोग हैं उनकी इतनी अपील है कि वो काठमांडू से या अपने अपने क्षेत्रों से बाहर निकल कर के एक ब्रॉडर पैन नेपाल अपील बना सकें? अभी हमारे को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। और अभी तक हमने जो हमारे सामने प्रमाण आए हैं वो ये है, नेपाल की राजनीति जो है पिछले एक दो दशक में काफ़ी खंडित हो गई है। जिस तरीके के वर्डिक्ट्स आते हैं वो प्रॉपर, किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं आता, तो काफ़ी डिवाइडेड वर्डिक्ट्स आ रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या अब आप एक चुनाव की तरफ जाते हैं या कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है, एक इंटरिम सरकार बनती है कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, उसके बाद वापस राजनीति पटरी पे आती है। तो अभी तो सारी की सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है नेपाल में।